वो PIQ कर रहे थे ना। चलो ठीक है, लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए एंड बी मतलब वही सेट्स ही हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। So Cartesian product is denoted as A cross B. तो A cross B will be ऐसा कुछ आएगा, A comma B वर्ड्स में पहले लिख लेते हैं, बोलो ठीक है। तो A cross B the set of all ordered pair, लिखो set of all ordered pair, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब 1,2 और 2,1 अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that A belongs to the capital A and B belongs to the capital B. कोई कंफ्यूजन डेफिनेशन में नहीं ना? वेरी गुड। तो अगर मेरे पास A का वैल्यू आ गया, अच्छा एक वर्ड लेकिन भूलना क्या, एवरी A बिलोंग्स टू द कैपिटल A एंड एवरी B बिलोंग्स टू द कैपिटल B। जो वर्ड्स में लिखा ना हमने, वहां पे एक वर्ड ऐड कर लो, एवरी। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that स्मॉल a या फॉर एवरी A बिलोंग्स टू द कैपिटल A एंड एवरी स्मॉल b बिलोंग्स टू द कैपिटल B। फिर से बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A comma B फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड एवरी स्मॉल b बिलोंग्स टू द कैपिटल B। वो एवरी वर्ड क्यों यूज करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑल पेयर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मैंने अगर यहां पे लिखा है A is 1,2 एंड लेट्स B is A comma B comma C। तो A क्रॉस B में A का फर्स्ट एलिमेंट लेट्स 1 है, तो 1 के साथ इच एलिमेंट ऑफ B का पेयर बनेगा। 1 A भी आएगा, 1 B भी आएगा, 1 C भी आएगा। अगर मैं एवरी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं तो ऑल 3 आएंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एवरी पेयर आना चाहिए ना। और क्या बन सकता है बताओ? 2 A और 2 B 2 C, बस इतना ही है। अब ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो जो फर्स्ट नंबर पे है A क्रॉस B, उसका एलिमेंट पहले नंबर पे आएगा। तो यूजुअली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। इफ A और B के एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। That is 1 A is not equal to A 1। तो फर्स्ट एलिमेंट A से आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आना चाहिए, राइट। खैर करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाए, आज खत्म हो जाएगा ना रिलेशन, फिर होमवर्क चेक करते हैं, फिर ग्रुप पे नाम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला चीज इसमें, ये बहुत ही छोटा सा चीज है, इसमें क्वेश्चन करने का जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, बट एक छोटी सी चीज पूछी जा सकती है। इफ नोट करके लिख लो, इफ सेट A हैज n एलिमेंट्स
या पी ले लेते हैं, एन एन में कंफ्यूजन होगा। एंड सेट बी हैज क्यू एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे? पी इंटू क्यू। बहुत बढ़िया, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था मेंस में, खैर इतना सा नहीं था, वहां से ये एन निकालने के बाद आगे कुछ कहानी थी, बट ये यूज हुआ था 2-3 साल पहले। N of A is P, that is number of elements in the set A is P, and number of elements in the set B is Q. Then total number of elements in the set A cross B will be PQ. Very good. अब काम की कहानी है अगली, लिखो रिलेशन। कुछ डेफिनेशंस लिखनी है जो कुछ बहुत इजी है, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं हम समझ जाएंगे होपफुली। ओके, तो रिलेशन, if A and B are the two sets, कैपिटल A and कैपिटल B, ओके, रिलेशन के सामने लिख रहे हैं if A and B are the two sets, if A and B are the two sets, then subset of A cross B, if A and B are two sets, then subset of A cross B is called relation A to B, A to B, टू, अरे वो टी ओ वाला टू, ठीक है, A to B, okay, it can also denoted as A R B, where R is the relation. ऐसा लिखते हैं, में से एरो भी लगा देते हैं, मतलब ए एक एरो, उसके ऊपर रिएक्शन जैसा आर बिठा दिया और ये बी, केमिस्ट्री बढ़ी है ना, बस वैसा ही कहानी है आर, ओके, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज आर ए टू बी, ऐसा। ये सब लिखने के तरीके हैं। डायरेक्टली वर्ड्स में द रिलेशन इज आर ए टू बी, इफ द नेम ऑफ द रिलेशन इज आर देन ए आर बी, दैट इज ए और बी में रिलेशन है आर का, दैट इज रिलेशन आर ए टू बी। मतलब ये तो मैंने सेम चीज लिखी है, अच्छा तरीका ये है। और द रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको ऐसे रीड करेंगे ना, द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सारी चीजें सेम ही है, ओके। दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या लिख सकते हो ये भी वर्ड्स में लिखा ना हमने, इफ ए क्रॉस बी आर द टू सेट्स देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन A to B. It can also denoted by A R B or A R to B or R A to B, where R is the relation, where R is the capital R is the relation ना, नाम है वो, नेम। मैं R की जगह पे कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता था, P भी कर सकता था, A P B लिखूंगा तो रिलेशन का नाम हुआ P, जैसे फंक्शन होता है ना, या लाइन होती है L1 L2 L3, तो रिलेशन के लिए R वर्ड यूज किया है, बस और कुछ नहीं है, ओके। where R is the relation, that is R is a subset of A cross B। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, तो अब if set A has, मैंने एग्जाम्पल कर लेते हैं चाहो तो, लेट्स A का सेट A इस आपके पास है 1, 2, the set B is
A comma B. So what will be the A cross B? बता सकते हो क्या आएगा, बताओ A cross B? 1 comma A, 1 comma B, 2 comma A B. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए? 4. नाउ A क्रॉस B के कितने सबसेट्स आएंगे? तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B ना. सबसेट बोला है तो ऑब्वियसली एक एम्प्टी सेट भी आएगा, दैट इज वाइड सेट या नल सेट. तो वो रिलेशन भी एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन बोलेंगे उसको. और एक पूरा कंप्लीट A क्रॉस B भी आएगा, यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो यहां पे रिलेशन में उसका नाम यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा. अभी लिख लेंगे 2 मिनट में सब कुछ. हाँ, बट ये समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे कितने डिफरेंट R पॉसिबल है, कितने डिफरेंट रिलेशन पॉसिबल है फ्रॉम A टू B. 2⁴ ना. यहाँ पे 4 सबसेट्स है A क्रॉस B में. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2⁴. तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P, number of elements in B is Q, then what will be the number of elements in A cross B? P into Q. Then number of relations. Correct. From A to B. टू रेस टू PQ. वो 1 माइनस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर सबसेट का रिक्वायरमेंट नहीं है. सबसेट चाहिए, कोई भी सबसेट चलेगा. तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ना. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे? 2⁵P इंटू Q. कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो लिखो नीचे. यहां तक लिख लिया था ना. तो पहले एग्जाम्पल लिख लिया क्या लोगों ने? एग्जाम्पल. हाँ, अगर किसी ने एग्जाम्पल लिखा है तो ठीक है, पहले एग्जाम्पल लिख सकते हो. अदरवाइज पहले यही चीज लिख सकते हो. दोनों ही चीजें नोट करनी है. अगला, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. हाँ हाँ, एक हुआ नंबर ऑफ रिलेशन, अभी बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. लिखे, तो उसमें लिखो डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट एंट्री of the ordered pair belonging to R, R कौन है? belonging to R is called the domain of R. जैसे यहां पे मैंने अगर इसमें से कोई भी एक सबसेट उठाया, सो लेट R यहां से क्या हो सकता है बताओ? कोई भी 2 एलिमेंट उठा लू मैं. लेट्स 1, A 1, B. ओके, सो ये R A क्रॉस B का सबसेट है ना. तो ये एक रिलेशन हुआ. सो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है उनकी फर्स्ट एंट्री क्या क्या है? ओनली 1 and 1 ना. तो अब सेट्स में लिखना है डोमेन. तो डोमेन इज ए सेट में कोई रिपीट वैल्यू तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ओनली डोमेन दैट इज फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है? तो एवरी टाइम 1 आ रही है तो डोमेन इज
1। समझ में आ रहा है? हाँ, दैट इज अगर मैंने R को A कॉमा B ऐसे लिखा है, इसका कुछ सेट है, देन A इज द डोमेन, करेक्ट? और B क्या होगा? रेंज। हाँ, तो नीचे लिखो set of all values of second component, a second entry in ordered pair, set of all component or entry in ordered pair A comma B in ordered pair is called the range। फिर से बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑल, क्या बोला था? सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, set of all second component of the ordered pair in R, ordered pair in R या ordered pair A comma B, एक ही बात है ना? set of all second component in ordered pair of R, the ordered pair in R is called the range of R। first set of first component is called डोमेन। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो पहले नंबर पे लिखा है वो कौन होगा? डोमेन। दूसरे नंबर वाला क्या होगा? तो यहाँ पे बोल के दिखाओ, रेंज क्या आएगा? A कॉमा B दोनों आएंगे ना? हाँ, सिंपल सी कहानी है, कोई कंफ्यूजन? अगला चीज, रेंज के नीचे एक वर्ड और लिख लो, कोडोमेन। इफ कोडोमेन के सामने लिखो कोडोमेन, इफ R, that is relation R, if relation R is the subset of A cross B, if relation R is the subset of A cross B, then set B is called the codomain, then set B is called the codomain of R। That is, range is the subset of codomain। Range is the subset of codomain। जैसे मान लो मैंने कोई और एक रिलेशन डिफाइन किया, R डैश इज इक्वल टू 1 कॉमा A 2 कॉमा A, ओके, from this A cross B, then what will be the domain of this? 1 comma 2। what will be the range? पक्का है ना? what will be the codomain? बोलो। the codomain is the set B ना? तो गिवन क्वेश्चन में सेट B क्या था? A कॉमा B, तो वो फिर से कोडोमेन क्या आएगा आपके पास? A कॉमा B। इधर भी कोडोमेन क्या था? फर्स्ट केस में भी कोडोमेन क्या आएगा इसमें? हाँ, वो B, कैपिटल B तो गिवन सेम ही है ना। रेंज चेंज हो रहा है, कोडोमेन चेंज नहीं होगा। कोडोमेन इज द गिवन एंट्री कि आपको सेट B क्या देके रखा हुआ है।
ठीक है। हाँ, कोडोमेन इज द गिवन सेट, खत्म। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं एक इधर से एक पत्थर फेंक रहा हूं ऐसे, ठीक है, किसी न किसी एक बच्चे को मारूंगा या एक से ज्यादा को भी टकरा के जा सकता है, तो मेरा कोडोमेन हो गया तुम सब लोग, जिसको लगेगा वो रेंज है। किसी को भी लग सकता है ना। मेरे पास इधर 10 पत्थर रखे हुए हैं, ओके, मैं 10 पत्थर फेंकने वाला हूं, किसी को तो लगेगा ना। मैक्स टू मैक्स कितने को लगेगा? 10 को। ऐसा हुआ कि इससे टकरा के उसको चला गया, तो चलो एक पत्थर में 2 लोग भी हो सकते हैं, पॉसिबल है ना। ऐसे मारा चलो मैंने, बट फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं ना जो यूज नहीं हो। बट कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट जो भी अवेलेबल थे, फिर जिनको पत्थर लगेगा वो रेंज हुए, ठीक है। अच्छे टर्म्स में बातें करें, मेरे पास वहां पे 1000 नंबर्स थे या 1000 नंबर्स थे, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया आउट ऑफ सेट बी। जैसे यहां पे 2 ही नंबर्स थे, बट लेट्स बहुत सारे नंबर थे, 1000 नंबर्स थे, मैंने उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए। जो सेलेक्टेड नंबर्स होंगे वो होगा रेंज, बट द टोटल अवेलेबल सेट इन द इनिशियल स्टेज वाज द कोडोमेन। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? हाँ, तो जो भी अवेलेबल चीजें थी पहले से वो होगा कोडोमेन, तो सेट बी इज द कोडोमेन। कोई कंफ्यूजन? पक्का? रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो क्या रेंज कभी कोडोमेन से ग्रेटर हो सकता है? नहीं। क्या कभी इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रेंज और कोडोमेन दिख भी रहा है, इसी केस में हो गया है, ठीक है। सो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के बाहर रेंज नहीं जा सकता, राइट। ये भी लिखना, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यश मिश्रा, तुम्हारे सामने मिश्रा है ना? क्या डाउट है बेटा? कोडोमेन क्या है ना, तुमको बोल के रखा हुआ था कि ये 2 सेट्स थे आपके पास, ए और बी, इनसे ही रिलेशन बनाना है ना। तो आप सेकंड एंट्री कहां से सेलेक्ट करोगे? सेकंड एंट्री मतलब ये पीछे वाले नंबर्स कहां से आएंगे? ए में से आएंगे या बी में से आएंगे? बी में से आए ना, बस पूरा बी इज द कोडोमेन, खत्म। इतना ही है। जैसे अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया कुछ, लेट द सेट ए इज 2 4 6 8, let the set B is 10 20 30 40 50. So if R is defined from A cross B, R is a cross B such that A belongs to capital A and B belongs to the capital B, और कुछ कंडीशन भी आ गई, मैंने लिखी नहीं है, मान लो, ठीक है, या लिख ही लेते हैं, चलो कंडीशन अच्छे से। A belongs to capital A, B belongs to capital B एंड और एक कंडीशन ले लेते हैं, A into B is 15K, K belongs to natural number। ऐसा कुछ रिलेशन देके रखा हुआ है, ओके। नहीं, इसका एक्चुअल सेट क्या था? इसका एक्चुअल सेट क्या था? बी वाला, कैपिटल बी वाला कौन था जहां से आया? बस वही कोडोमेन है। कोडोमेन में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जो लिखा है वही है। जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन में लिया तो इसमें अभी तुम ऑर्डर पेयर कितने नंबर आएंगे, रेंज क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, वो सब बाद में निकालोगे, बट कोडोमेन बता सकते हो? इसका कोडोमेन बताओ। बहुत कुछ कुछ लिख के रखा है मैंने इधर, अजीब अजीब सा ना। कोडोमेन बता सकते हो क्या? हाँ, कोडोमेन इज सेट बी, खत्म, इतना ही है। कोडोमेन इज बी।
हाँ, डोमेन और रेंज के लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अरे ये जो लिखा है उसी का नाम है कोडोमेन। अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो। ऊपर वाले में एग्जांपल में कर, एग्जाम्पल में ये वाले, हाँ, क्या डाउट है? ये पर्पल में जो लिखा है हाँ कोडोमेन ए कॉमा बी है वो जैसा। बड़ा, इसमें कैपिटल बी वाला सेट कौन सा लिया है हमने? अरे ये ऊपर वाला ही कंसीडर कर रहे हैं। अरे इसी क्वेश्चन के लिए लिया। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये आर डैश इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही है, और ये ए क्रॉस बी यही वाला है, वो सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें कौन है बी बताओ? तो कोडोमेन कौन आएगा बेटा? पहले वाले में कौन आएगा कोडोमेन? दूसरे वाले में? और कुछ एक नया बना दिया तो उसमें यही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। कोडोमेन मतलब यहां जो लिखा है वही, सिंपल वर्ड्स में इधर जो सेट लिखा है वही कोडोमेन है। ओके, कोडोमेन तो डोमेन में डाउट हो, रेंज में डाउट हो तो समझ में आ रहा है। कोडोमेन तो पढ़ना है इधर अपने को। ये कौन है? खत्म। ओके, हाँ, बी क्रॉस ए होगा तो ए इज द कोडोमेन, उल्टा ना, सेकंड सेट इज द कोडोमेन, दैट्स इट। ओके, इसे यहां पे कोडोमेन कौन होगा? कंफर्म है? क्या रेंज क्या आएगा बता सकते हो? अच्छा चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ आर। हाँ, 15K वेयर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस, 15 का मल्टीपल। मतलब पूरा सेट ही आ रहा होगा ए और बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर विल बी 8। कैसे देखिए, आपको क्या चाहिए? ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 15 ना। तो इन दोनों में से एक इसमें से आएगा कैपिटल ए में से, स्मॉल बी आएगा कैपिटल बी में से। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 2 4 6 8। और स्मॉल बी की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 10 20 30 40 50 ना। तो 15 के मल्टीपल हो, 15 का मल्टीपल मतलब आइदर 15 अवेलेबल हो, आइदर 5 into 3 हो। तो एक तो 30 दिखाई दे रहा है, 30 के पास टोटल 15 है। इन सब के पास में एक 5 है क्या? 5 है ना। तो 5 into 3 भी तो 15 का मल्टीपल होगा। लेकिन अब 10 के पास 3 नहीं है, तो 3 कहां से आना चाहिए? ऊपर वाले सेट से, दैट इज 6। तो यहां पे मैं आर में पहला एलिमेंट लिख सकता हूं 6 10। क्या 2 के साथ में 10 का मल्टीपल आएगा? 2 into 10 नॉट डिविजिबल बाय 15। 4 into 10 नहीं, 6 into 10, 6 into 10 होगा ना। हाँ, 6 into 10 विल बी 60 डिवाइडेड बाय 15, इंटीजर मिलेगा ना। और क्या आएगा बताओ? 6 into 20 भी आएगा क्या? हाँ आएगा ना, बिल्कुल भाई। 6 is 8 और 20 is 4 into 5 ना। तो 5 3 या 15 होगा ना। तो 6, 10, 6, 20, 6, और कुछ आएगा 6 के साथ? सब आएंगे ना, सबके पास 5 है। ठीक है, तो ऊपर से 6 का यूज करके सारे हो गए। और क्या पेयर हो सकते हैं? 2, 30 भी हो सकता है ना। तो 2, 30, फिर 4, 30 भी चलेगा, 5, 30 भी आएगा, 5 है नहीं सॉरी, 8, 30 आएगा, 6, 40 तो ऑलरेडी, 6, 30 का है, हाँ वो ऑलरेडी यूज हो गया है। 2 के साथ 30, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, बट 6, 30 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ओनली यही पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज 8, डोमेन इज 2 4 6, कंप्लीट सेट हो जाएगा। और रेंज में भी सब कुछ आ रहा है क्या? हाँ, डोमेन लेकिन यहां से लिखने के बाद हम बता पा रहे हैं कि यस ऑल नंबर्स यूज हो रहे हैं 2 4 6 8। ऑल्सो रेंज इज
10, 20, 30, 40, 50. समझ में आया? लिख सकते हो? अच्छा, एक और क्वेश्चन बिना लिखे आंसर देना है। अगर यहां से कोई सेट डिफाइंड है R2 is x, y, such that y is equal to x square plus 4. ओके, ऐसा मैंने दे दिया। कोडोमेन क्या होगा? किसको किसको पता है इस सेट का कोडोमेन? हाथ ऊपर करें। ओके, गोस्वामी नहीं पता इसका कोडोमेन है? R2 कोडोमेन 8। अबे 8 कहां से बोला तुमने? कुछ तो बोलना ही है, बोल ही देते हैं ऐसा। x, y। मुझे डाउट है, मैं टीचर ही हूं ना। सेल्फ डाउट हो रहा है मेरे को ऐसे कि मैं सच में टीचर हूं क्या? कोडोमेन नहीं सिखा पा रहा 5 मिनट से, 10 मिनट हो गए। तो बहुत करना है। आई शुड चेंज माई प्रोफेशन। है? उसने बताया? पक्का? पर ये क्वेश्चन तो इसके लिए था ना, ये तो कोडोमेन इसका था, इस आर का था। ये तो मैंने कोडोमेन ऑफ ब्लैक में दिख रहा है ना, वो ब्लैक वाली दुनिया अलग थी। बोल रहा उसको कोडोमेन ऑफ दिस आर वाज बी। नाउ आई एम आस्किंग कोडोमेन ऑफ दिस R2। हाँ? क्यों? हाँ, ऐसा बोला था तो पहले क्यों याद नहीं आ रहा था? बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे थे यार। क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को डाउट है सच में मेरे ऊपर अभी। दिस B इज द कोडोमेन। यहां पे जो लिखा है ना, गिवन इन सेट B विल बी द कोडोमेन। ओके, कोडोमेन कौन होगा इसका? B। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। द सेट A is 4, 16, 32. The set B is 5, 17, 38. And a relation R is defined as x, y such that all x belongs to A, all y belongs to B and y is equal to x plus 1. चलो अब कौन कौन बता सकता है इसका डोमेन? कोडोमेन कौन कौन बता सकता है? इस आर का हाथ ऊपर करें। कोडोमेन ऑफ दिस कौन कौन बता सकता है? हाँ, अभी सब बता सकते हैं। बेटा नहीं बता बेटा? ओके, चलो तो फिर डोमेन बताओ, बिना लिखे बताना है। डोमेन क्या 4, 5, 7 आएगा डोमेन? डोमेन क्या आएगा? 4, 16। x की वैल्यू 4 और 16 ही यूज होगी ना। और कोडोमेन 5, 17, 38 द कंप्लीट सेट ना। एंड रेंज हाँ ओनली 5, 17। कंफर्म है ना? सीख गए ना? भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने का मन तो नहीं है इसको? इसको भी लिखोगे? लिख लो, जा खुश रहो।
अगला चीज है टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन। 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे तक होपफुली हो जाना चाहिए है? हाँ, हम करेंगे ना, डिपेंड्स, टाइम मिला तो ना। अगर ऐसे कोड वोमेन जैसे में डाउट आएगा तो फिर नहीं होगा ना, बीच में समझाने में टाइम लग सकता है। लिखे, क्या समझा रही हो चहल उसको? हाँ ओके, समझो, अच्छी बात है, सोते रहती है। चलो, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होने वाला है? पहला कौन सा रिलेशन होगा? एमडी रिलेशन और वाइड रिलेशन ना। डेफिनेशन से पता चल रहा है क्या होने वाला है, क्या होगा? हाँ, वो सबसेट जब हम लेते हैं तो एक नल सेट भी आता है ना, तो ए क्रॉस बी का सबसेट अगर नल सेट लिया तो रिलेशन के सामने कुछ है नहीं, दैट इज नो ए नो बी, तो उसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो रेंज क्या है उसकी? 5, डोमेन भी क्या है? 5, मतलब कुछ नहीं है। जैसे ऐसा हो गया कि बताओ, अभी 5 मिनट पहले मैंने कितने लोगों को, नहीं थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैंने कोई भी एक चीज, हमने कोई भी एक टारगेट बेसिस वाला काम किया कि टारगेट में क्या ले सकते हैं उसको, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। चलो लाइक नहीं, चलो ये एसी है, हमने यहां से एक बॉल फेंक के मारी थी, कितनी बॉल्स एसी को लगी? मैंने अभी बॉल फेंक के मारी थी, कितनी बॉल्स एसी को लगी? 0 ना। मैंने कितनी बॉल्स फेंकी थी? 0। तो डोमेन इज, रेंज इज, तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ 0 ही है, वही होगा ना नल सेट। ए में भी कुछ नहीं है, बी में भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ है, बट सेट तो है कि कुछ काम हुआ ही नहीं। जैसे तुम्हारा पढ़ाई का काम, कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है भाई, कुछ पढ़ा नहीं है तो मार्क्स भी कुछ नहीं आए, तो ना डोमेन, इनपुट भी 0, आउटपुट भी 0, पॉसिबल है ना? हाँ, आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, मतलब ए इज द इनपुट, बी इज आउटपुट ना। वर्ड रिलेशन का मतलब यही हो रहा है, समझ में आती बात है? हाँ, पहले ए का वैल्यू भी कुछ नहीं है, बी का वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो बस लिख लो इसको ऐसे ही। वी नो दैट द phi इज a set of every a cross b। अच्छा, हाँ, then phi is a relation from a to b, then it is called the word relation। we knows that phi is a subset of a cross b, phi is a subset of a cross b ना। phi मतलब कौन होता है? हाँ, phi is a subset of a cross b, then phi will be a relation from a to b, then phi will be a relation from a to b and it will call word relation। okay? कोई रिलेशन नहीं है, ये भी तो एक टाइप का रिलेशन हुआ, ये कुछ कनेक्शन नहीं है, ओके? हाँ, कोई लेना देना नहीं है, ये भी तो एक कहानी है ना, ओके? अगला, अब आगे वाली जो चीजें ना, हम लोग एक ही सेट को 2 बार यूज करेंगे। जैसे ए क्रॉस बी यूज कर रहे हैं, मैं ए क्रॉस ए भी यूज कर सकता हूं ना, ए क्रॉस ए यूज कर सकता हूं ना, तो आगे की चीजें हम लोग ए क्रॉस ए के लिए लिखने वाले हैं। तो अब ए क्रॉस ए, अगर मैं ए क्रॉस ए पे चीजें लिखूंगा तो मुझे रिलेशन ए, मतलब आर विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ना। तो ऐसी चीज के लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, जस्ट हमें कहां यार,
द रिलेशन फ्रॉम सेट ए, जस्ट इतना अगर वर्ड यूज किया रिलेशन फ्रॉम सेट ए, मतलब दोनों ही सेट, फर्स्ट और सेकंड सेट दोनों ही ए है। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आगे लिखो, नीचे लिखो रिलेशन ऑन गिवन सेट, मतलब पहले तो ये लिख लो, इफ आर, ऐसा लिखो, इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इफ आर, जस्ट नीचे की लाइन में लिखना है, इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन आर इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब ये वर्ड कि आपको वहां पे सेकंड सेट नहीं गिवन है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलती से लिखा नहीं है, ठीक है? जस्ट बोल दिया रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स बोथ सेट आर ए। इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन वी, कुछ तो लिखा है ना, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। वर्ड मेरे क्वेश्चन में कहीं पे ए और बी डिफरेंट है, कहीं पे अगर सेम दे के रखा है ए और बी, ए और ए, तो वो दो बार नहीं लिखेंगे ए क्रॉस ए, वो जस्ट लिख देंगे रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब बोथ सेट, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही ए हो गए। ओके, तब इसके बेसिस पे कुछ बढ़िया से टाइप ऑफ रिलेशन है वो लिख रहे हैं। पहला यूनिवर्सल रिलेशन, if R is equal to A cross A, then it is called universal relation। ऑब्वियस है, सबसे बड़ा सेट वही आएगा। if R is equal to A cross A, हाँ, मतलब दैट इज कंप्लीट यूनिवर्सल सेट जो आएगा मल्टीप्लीकेशन का, वही अगर रिलेशन हो गया तो यूनिवर्सल रिलेशन। एवरी टाइम तो सबसेट होता है ना, मैक्सिमम वाला इक्वल वाला ही हो सकता है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन। अगला आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी लिखो, हाँ वही वाला आइडेंटिटी, मतलब वही 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या हुआ? सर्कल वाले का क्या? 1 1 1 गलत है, बहुत गलत है। 1 1 1 C3, ये ऐसा बोल रहा है 1 1 1 1 C3, ऐसा ना, ऐसा गलत है रे। नहीं आता रे इसको, मिस किया ना उस दिन का लेक्चर, नहीं आता इसको। चलो आइडेंटिटी रिलेशन लिखो। A set, sorry, a relation A is called identity relation. A relation is called identity relation. A relation is called identity relation if every element of set A, if every वर्ड है, हाँ, ऑल और एवरी यहाँ पे दो अलग अलग मीनिंग रखते हैं। एवरी का मतलब जो भी अवेलेबल चीज है वो होनी ही चाहिए, तो एवरी, ईच एंड एवरी वन ऐसा होता है ना, तो इधर एवरी वाला वर्ड का मतलब ईच एंड एवरी वन वाला ही हो रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
is relate to itself only. If every element of set A is related to itself only. ओनली वाला भी है वर्ड, मीन्स कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आ सकती. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ए है 1, 2, 3, तो आपको पता है ए क्रॉस ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 9 आएंगे ना, 3 into 3. बट एक अगर मैंने एक रिलेशन लिखा ओनली 1, 1, 2, 2 एंड 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है एंड इट इज डिनोटेड बाय आई ऑफ ए. ये ऐसा आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, दैट इज ए का एवरी एलिमेंट का ओनली उसके साथ ही एसोसिएशन करके मैं पेयर बना रहा हूं और एवरी एलिमेंट का ले रहा हूं. अगर यहां पे 3 मिसिंग था तो ये आइडेंटिटी होता क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो भी लिखो एंड इट इज डिनोटेड बाय आई ए, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, तो वो 1 और 2 साथ में पेयर. हाँ 1, 2 अगर आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं बचेगा. जैसे अगर कहीं पे लिखा मैंने 1, 1, 2, 2, तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं. क्यों नहीं है? द रीजन 3, 3 मिसिंग है. अच्छा, अभी मैंने लिखा 3, 2, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज 3, 2 आ गया. समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छा, इसका कोडोमेन क्या होगा? ए ही होगा ना. ठीक है गोस्वामी, इसका कोडोमेन क्या होगा बेटा? ए ही रहेगा. ए क्रॉस ए का आ रहा है ना चीजें. हाँ, यहां पे आई ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इटसेल्फ. तो सेकंड सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन ना, बट यहां पर दोनों सेट सेम ही है. हाँ, तो सेकंड सेट भी ए ही है. कुछ डाउट है? 1, 1, 2, 2, 3, 2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. कोई कंफ्यूजन नहीं ना? वेरी गुड. अगला ये एग्जांपल लिखा. अगला पॉइंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड रिलेट टू इटसेल्फ ना. तो 3, 3 भी होना ही चाहिए. 3, 3 नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं बचेगा. हाँ, एक ही होगा, फिक्स है वो. किसी भी सेट गिवन सेट के लिए, मतलब किसी गिवन सिस्टम के लिए एक ही सेट बनने वाला आइडेंटिटी फिक्स है वो. अगला क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्सिव. ऐसा ही है ना, चेक कर लेना भाई. REFLEXIVE भी आएगा ना. हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिलेशन है इसके आगे. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सामने लिखो. नोट किया गया किसी ने? A relation R on set A. लिखो 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 वर्ड्स में ए ची लिख रहे हैं. रिलेशन R on set A is called reflexive relation if every element of, और लिखो ना, if every element of set A, if every element of
set A is related to itself. If every element of set A is related to itself, बस इतना ही है. ओनली वाला वर्ड पुरानी वाली डेफिनेशन से मिसिंग है. आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में ओनली आ रहा था ना लास्ट में, यहां पे वो ओनली नहीं है. दैट्स इट. तो अगर ओनली नहीं है तो मुझे अगर यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ. हाँ, यही वाला सेट ए ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. बट अगर मैंने इसके साथ में कुछ चीजें ऐड कर दी, ये लिख दिया मैंने 1,2, ये आएगा ना रिलेशन में. और क्या क्या आ सकता है, 2,3 भी आ सकता है. हाँ, और भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट ये तीनों अवेलेबल है ना इधर. अगर ये तीनों है तो रिफ्लेक्सिव बन गया. उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ भी चलेगा, बट ये तीनों मिसिंग नहीं होने चाहिए. आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए था. ओनली दिस 3 पेयर्स अगर होते तो आइडेंटिटी था. अब नाउ ये 3 पेयर है प्लस समथिंग कुछ है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रिफ्लेक्शन स्पेशल नोटेशन ऐसा इसका कुछ नहीं है. ओके. अच्छा, एक्स्ट्रा में कुछ हो नहीं हो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मीन्स अगर ये नहीं होगा तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा ना. हमें साइड वाला एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सही है ना. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट नॉट वाइस वर्सा. एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. कुछ समझ में आया? है लिखो. ये वर्ड्स में लिखना है नीचे. ऑल एलिमेंट्स ऑफ, मतलब खैर वो तो लिख लिया ना. डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ रहा है कि और अच्छे से कुछ लिखा है, समझ में आएगा ना. हाँ, ये पॉइंट अगर लेकिन नीचे लिख लो. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा. उल्टा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if A is 1, 2, 3, for example, if A is 1, 2, 3, then R1 equal to ऐसा, R2 equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1. And R3 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3. For example, if A is equal to 1, 2, 3 and the 3 relations from this set A are defined as R1, R2, R3 as follow, then कौन कौन होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन? R1 and R2 but not R3. हाँ, बिकॉज उसमें 3,3 मिसिंग है. 3,3 अगर रहता R3 में, देन वी कैन से दैट कि वो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा. ओके, कंफ्यूजन नहीं है ना. नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जांपल लिख लो, बाद में एग्जांपल ही याद आते हैं. मतलब वो डेफिनेशंस में एवरी, ऑल, ओनली ये सब और कंफ्यूजन ही होता है. मतलब और डेफिनेशंस लिखेंगे तो यहाँ पे वो नोटेशन के टर्म्स में भी आएगा. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ऑल ए बट नॉट एवरी, एवरी बट नॉट, ऐसा कुछ कुछ कहानी. वो सब नहीं लिख रहे अपन. ठीक है, जिस तरीके से लिख रहे हैं डेफिनेशन समझ में आ रही है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट, symmetric relation.
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होती चीज है? राइट से देखो लेफ्ट से देखो सेम दिखनी चाहिए ना, उसको ही बोलते हैं ना सिमेट्रिक। तो अगर कहीं पे हाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों साइड से सेम सेम आए, बट यहाँ पे वो डिवाइड करने वाला जैसे सीन तो है नहीं कि कैंची लगा के कट कर देंगे इसको, ऐसा तो है नहीं। तो इधर तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब है अगर a, b अवेलेबल है देन b, a भी होगा। दैट इज 1, 2 है तो उसका उल्टा, तो 1, 2 और 2, 1 एक दूसरे से सिमेट्रिक दिख रहा है ना। हाँ ये 1, 2, 2, 1 ऐसी कहानी है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में अगर a, b अवेलेबल है देन b, a भी अवेलेबल है, बट अब यहां पे एवरी वाला कंडीशन नहीं है। ओके, नॉट नेसेसरी कि एवरी एलिमेंट यूज हो। हाँ तो लिखो इसका डेफिनेशन पहले। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation on set A, a relation on set A is called, a relation on set A is called symmetric relation. A relation on set, a relation R on a set A is called symmetric relation if A, B is an element of R. A, B is an element of R. A, B is an element of R. Then B, A is also an element of R. A relation R on set A is called symmetric relation. ये तुम नहीं लिख रहे हो? अमाल लिख लिया? अमान, क्या नाम है? अमान ना? ये अमाल भी कोई फेमस चीज है यार। हाँ अमाल मलिक ना? हाँ अमाल, अरे 2 भाई है ना वो, अरमान और अमाल ही तो है। अमाल है शायद, वो अमाल है, एक सिंगर है, एक म्यूजिक कंपोजर है, ये वाला ना। क्या बिग बॉस नहीं देखते? बिग बॉस से क्या नाम आ गया? अच्छा हाँ बिग बॉस में आया था क्या? इतना पता है मुझे, कोई तो आया था दोनों भाई में से, पता नहीं कौन आया था। हाँ नहीं ये मुझे पता है, मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था। इंस्टाग्राम पे सब खबर मिलती है ना। A, B देखो क्या है, सिमेट्रिक सेट में क्या है, अगर A, B है R के पास देन B, A भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास एक सेट लिया है, लेट्स सेट कुछ भी ले लिया मैंने, -1, -2, -3, ओके। तो A क्रॉस A का ही मैं सबसेट लिख रहा हूं R। तो पहला एलिमेंट भी इधर से उठाना है, दूसरा एलिमेंट भी इधर से उठाना है, राइट। तो अगर मैंने यहां से -1, -2 लिखा और एक -2, -1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर ये -1, -2 इसके अंदर में है तो इसका रिवर्स करने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो भी होना चाहिए। दैट इज ये अगर A, B है तो ये क्या है? हाँ तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, यस। अच्छा मैंने यहां पे लिख दिया अभी -2, -3, बस इतना ही। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? कौन मिसिंग है? तो -3, -2 भी लिख दिया। अब क्या सिमेट्रिक है? अच्छा मैंने एक और लिख दिया -2, -2। क्या अभी ये सिमेट्रिक है? नहीं है? है? हो सकता है या है? कंफर्म है? कंफर्म है। एवरी A, B के लिए उसका उल्टा वाला, तो 1, -1, -2 के लिए उसका सिमेट्रिक वाला -2, -1 है। -2, 3 का सिमेट्रिक -3, -2, -2, का सिमेट्रिक 2, -2। तो वो तो है ना बैठा इधर, एक ही आएगा, 2 बार थोड़ी ना सेम एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो दिस
and is also symmetric relation. हाँ, आइडेंटिटी वाला इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, बिल्कुल। -3 -1 होगा, मैंने लिखा नहीं है, सबसेट चाहिए ना। -3, अगर -3, -1 हुआ देन दूसरा वाला भी होना चाहिए, -1, -3। ये दोनों पेयर में ही आने चाहिए। हाँ, मिसिंग होगा तो चलेगा। यहां पे एवरी वाला वर्ड नहीं है, ओके। इधर एवरी वर्ड नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आपको ऑल 1 2 3 यूज करना है, नॉट एवरी पेयर, पर जितने भी पेयर है उनका सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है। नहीं समझा? जितने भी पेयर यहां पे अवेलेबल होगा उनका सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए, नॉट नेसेसरी दी ऑल दी पेयर ऑफ A क्रॉस B आर इन रिलेशन, बट जो भी पेयर्स R के अंदर में अवेलेबल है उनका सिमेट्रिक रिलेशन अवेलेबल होना ही चाहिए। कोई कंफ्यूजन? हाँ, एग्जाम्पल लिख लिया, यही लिख लो। इफ A is -1, -1, then a symmetric relation will be ऐसा एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट, चलो कौन सा वाला लिखा? ट्रांजिटिव लिख लिया, नहीं लिखा? सिमेट्रिक में कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ट्रांजिटिव ट्रांजैक्शन जैसा ही है या ट्रांसपोर्टेशन समझता है आपको? हाँ, तो कुछ वैसा ही है। पहले समझा देता हूं क्या है, बहुत ही आसान चीज है। देखो, आपके पास मान लो कोई एक सिटी थी ए, ये था लेट्स अहमदाबाद, जान दो। ए सिटी बी थी और सिटी सी आपके पास। तो ए से बी तक जाने का आपके पास एक रास्ता है, एक वे है आपके पास ए से बी जाने का। बी से सी जाने का भी एक वे है आपके पास। तो आप क्या ए से सी भी जा सकते हो? जाओगे ना? बस इसी टाइप की कहानी है। सो इन टर्म्स ऑफ सेट्स, इफ ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन and B, C is also an element of a relation, then A, C should be a element of that relation. Then relation will call transitive relation. क्या बोला मैंने? अगर 1, 2 है आपके पास और 2, 3 भी है, then 1, 3 should be an element of that relation. अगर 1, 2 है but 2, 3 नहीं है, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे दोनों कॉम्बिनेशन अगर है, दैट इज इस तरीके से, एक जहां पे एंड हो रहा है दैट इज एक एलिमेंट का सेकंड एंट्री और एक ब्रैकेट का या एक पेयर का फर्स्ट एंट्री, दोनों सेम है, तो बचे हुए दो लोगों का भी पेयर होना चाहिए। ठीक है ना? ये दोनों बी सेम दिख रहे हैं, देन ए एंड सी शुड बी देयर। तो ये फिर रिजल्टेंट में ये रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी लिखने का मौका मिलेगा, डेफिनेशन हम लिख लेंगे। बट मान लो कि मेरे पास मैंने ऐसे ही एक रिलेशन ले लिया, यही ले लिया, नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 1, 2, 2, 3, 3, 1। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं है, या है? हाँ, 1, 3 होना चाहिए था ना। देखो, ये 1 से 2 आया, 2 से 3 गया, ये दोनों का बीच बीच में सेम आया ना। सो बचे हुए एलिमेंट ये 1 और 3 का एक पेयर होना चाहिए था, बट इधर क्या है? 3, 1 का। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर ये 1, 2, 2, 3 है तो यहां पे मुझे 3, 1 रिक्वायर्ड था। समझ में आया? अरे यार, फिर से गलत किया मैंने। 1, 3। ओके। अब अगर कोई एक ऐसा है 1, 2, 3, 1। ओके, तो अभी ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। कौन आएगा? क्या होना चाहिए तब ये ट्रांजिटिव बनेगा?
गलत, दोनों सेम सेम चाहिए ना, तो 3,1 है एक पेयर और फिर 1,2 भी है, तो A to B, B to C, ये A आया, ये B आया और ये C आएगा ना, ये दोनों एंट्री सेम सेम होनी चाहिए ना, ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इधर में ऑर्डर में पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। द थिंग इज पेयर का सेकंड एलिमेंट और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट पेयर में 3,1, सेकंड पेयर में 1,2 लिखना पड़ेगा, तभी ऐसा आएगा ना, 3 से 1 फिर 1 से 2 गए, हाँ देन क्या आना चाहिए 3,2, ठीक है। तो ये आ गया 3, एक और एलिमेंट दे दिया मैंने 3,1, 3,1 तो है ऑलरेडी ना। अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ दिया 1,2, 2,3, 1,3 और 1 पे 2 पे 3 पे कोई स्टार्ट हो नहीं रहा है, 3,3, या थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहीं पे लिखा है तुम्हारे पास 1,2, 2,4, 3,4 ले लिया, छोड़ो 1,2, 3,4, 4,5, 3,5, ओके। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ, यस वाले हाथ ऊपर करे। मिश्रा जी कुछ सुनाई तो नहीं दिया तुमको इससे पहले? क्या हुआ? हाँ, ट्रांजिटिव है, ओके। बस 3-4 लोगों को लग रहा है ट्रांजिटिव है, बाकी लोग को, हाँ इसको भी लग रहा है, चलो बढ़िया। बाकी लोग को नहीं लग रहा है ना, तो ट्रांजिटिव है। क्या डेफिनेशन है अब वो समझते हैं और अच्छे से। इफ A, B and B, C both are available in the relation, then A, should be there. So condition ये दोनों होना अवेलेबिलिटी है। अगर कोई एक है तो उसके लिए तो कंडीशन आएगी नहीं, तो सोचना ही नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहां पे ओनली 3,4 एंड 4,5 पेयर बन रहा है ऐसा, जिसका 3,5 भी होना चाहिए, राइट। नाउ 1,2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट 1,2 है तो 2,3 या 2,4 तो कुछ अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर उससे A, B, B, C से A, C वाला प्रॉपर्टी चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज ओनली 1 एलिमेंट है ना 1,2। हाँ, अगर यहां पे फिर से अगर 2,4 होता देन मुझे फिर से चेक करना पड़ता, 1, 2, 2, 4 है तो 1, 4 भी आना चाहिए, ओके। बट अगर ये 2,4 1,2 के साथ में 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, देन ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी उससे चेक ही नहीं होगी, कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका। इफेक्ट सिर्फ इन दो लोगों का है कि 3,4 4,5 है, देन 3,5 भी होना चाहिए। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो लिखो अभी डेफिनेशन। A relation R on a set A. A relation R on a set A. A relation R on a set A is called transitive relation if A, B and B, C both are available
if A comma B and B comma C both are available in the relation R, if A comma B and B comma C both are available in relation R, then A comma C is also an element of R. लिख लिया गुड सर? If A comma B and B comma C are available in relation R, then A comma C is an also element of R. कोई confusion? Very good. For example, अच्छा इसमें वो एवरी वाला वर्ड नहीं आया है, राइट? तो एवरी पेयर हो ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? कोई सा है अच्छा अपने इतने एग्जाम्पल में? कौन सा लिखोगे? लास्ट वाला? हाँ लिख लो, हाँ लिख लो, चलो यही लिख लो. ए इज 1, 2, 3, 4, 5. Then a relation R can be defined as 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 5. Then yes, it is a transitive relation. If A is 1, 2, 3, 4, 5 and a relation R is defined as 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 5, then it is a transitive relation. Okay. अगला क्वेश्चन लिखोगे इस पे एक छोटू सा, बोल लो. ऐसे ही चीज अभी ABCD के साथ भी हो सकता है. हम क्या कर सकते हैं? ABCD के साथ होगी ना, लिख लेते हैं. लेट द सेट A is A, B, C, D and the relation R is defined from A cross A such that the relation R is A, B, B, C A, B आया, B, C आया, तो अगला वाला तुम लिखने वाले हो 1, C, D, A. ठीक है? The relation R is A, B, B, C and D, A. आएगा ना रिलेशन कोई? Then reconstruct the R to make it transitive. हाँ क्वेश्चन है. If क्वेश्चन लिखो, if a set A is A, B, C, D and a relation R is defined from A cross A. क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं मैं. If a set is A, B, C, D and a relation R is defined from A cross A, where R is A, B, B, C, D, A, then क्या कट कर रही? मैं तो ये जो लिखा उसी को पढ़ रहा हूं. A, B, B, C, D, A, then reconstruct the R. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ इसमें ऐड करने का है ना चीजें. हाँ, रिकंस्ट्रक्ट मतलब ऐड सम पेयर. आप माइनस मत कर देना कि D, A को हटा दिया. तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कुछ ऐड ही करना है. दैट इज ऐड. रिकंस्ट्रक्शन के ब्रैकेट में लिख रहा हूं add some pair in R to make it transitive. Add some pairs in R to make it क्या? Transitive. क्वेश्चन लिखा ना.
एड सम पेयर इन आर टू मेक इट ट्रांजिटिव, और डी कॉमा ए को हटा के मत कर देना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर मतलब बी कॉमा ए पीछे लाए, बी कॉमा ए को ए कॉमा बी लिख दे। डी कॉमा ए को सबसे पीछे। अच्छा ऐसा आगे पीछे, हाँ हाँ वो तो चलता है ना, सेट का प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है। ये तो आर तो सेट है ना, तो सेट में तो आगे पीछे लिख सकते हो, पेयर में नहीं लिख सकते। इस ब्रैकेट में डी और ए को इंटरचेंज नहीं कर सकते। करली ब्रैकेट में इधर लिखो या इधर लिखो चलेगा, और भी डालना पड़ेगा। कितने एलिमेंट्स आ गए टोटल? 6। देखते हैं 6 हो सकते सही हो, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे बना दिया मैंने। चलो मैं ट्राई करूं। अच्छा तो सबसे पहले ये पेयर दिखाई दे रहा है ए कॉमा बी बी कॉमा सी, बट इसका ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक पेयर और रिक्वायर्ड था, कौन सा? तो मैंने यहां पे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ऑलरेडी था, इसके साथ में सी कॉमा ए ऐड कर दिया, मतलब ये डी कॉमा ए भी था। यहां तक की चीजें गिवन थी, राइट। अब मैंने क्या ऐड किया इसके साथ में? ए कॉमा, हाँ ए कॉमा सी ऐड करेंगे। लेकिन अब ए कॉमा सी ऐड किया तो ये फर्स्ट वाला दो मिला के जो पेयर बन रहा था, दैट इज ए कॉमा बी बी कॉमा सी, से ए और सी आ रहा था, वो तो मिल गया। बट कोई और एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती है। हाँ जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? डी कॉमा ए कॉमा सी, तो फिर डी कॉमा सी भी होना चाहिए ना। डी ए कॉमा ए सी है तो वो भी लिखना पड़ेगा, डी कॉमा सी। अब और कुछ लिखना पड़ेगा, सही लिखा है ना, इन दोनों का यूज करके डी कॉमा सी। अब फिर से चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बी पे एंड हो रहा है, तो बी से स्टार्ट होने वाला तो सिर्फ यही पेयर था, तो इसका ए और सी तो आपने लिख लिया है ऑलरेडी। अच्छा ये सी पे एंड हो रहा है, तो सी से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या? नहीं, तो इसकी वजह से कोई और नहीं आने वाला, राइट। ये किधर से एंड हो रहा है? ए पे, तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा? ट्रांजिटिव वाला, जो ए से स्टार्ट होने वाला पेयर होगा। फर्स्ट नंबर दिख रहा है, तो डी ए कॉमा ए बी से क्या आएगा? डी ए बी से डी बी आना चाहिए ना, है ना। एक जगह पे डी कॉमा ए है, दूसरी जगह पे कौन है? हाँ इधर वाला जहां पे एंड हो रहा है, इधर वाला उससे स्टार्ट हो रहा है ना, डी कॉमा ए और ए कॉमा बी। तो क्या होना चाहिए आपके पास इसकी वजह से? तो आपको एक और पेयर लिखना पड़ेगा यहां पे, कौन सा? डी कॉमा बी। कोई कंफ्यूजन? पक्का सही है? हाँ लेकिन अब इसको एक पेयर ऐड करने की वजह से हो सकता है किसी और की कॉम्बिनेशन फिर से बन जाए। हाँ बट आपको फिर से आप यहां से चेक करना पड़ेगा। तो ये बी पे स्टार्ट होने वाला, नहीं बी पे एंड होने वाला, और ये बी से स्टार्ट, कोई और बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, इधर से कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं आया। सी वाला कौन है? सी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। इधर ये ए पे एंड हो रहा है, तो ए से स्टार्ट होने वाला इसका लिख चुके हैं, और ये भी तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो डी सी, हाँ वो भी लिख लिया है। और कोई ए से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। ये सी पे एंड हो रहा है, तो सी से स्टार्ट होने वाला कौन है? हाँ भाई कोई नहीं है, चलो कुछ नहीं है। ये भी सी पे एंड, वाह। ये बी पे एंड हो रहा है, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ बी और बी कॉमा सी, तो डीसी आएगा ना फिर से, और डीसी तो ऑलरेडी आ गया है। मतलब डी कॉमा बी है आपके पास और एक बी कॉमा सी है, तो ऑलरेडी इनसे जो बनने वाला पेयर होगा डीसी, वो ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है। तो जो भी आपके पास डबल डबल वाला कहानी था, दैट इज ए कॉमा बी बी कॉमा सी, उसका रिक्वायर्ड ए कॉमा सी इस सेट में है, करेक्ट। हाँ तो ये इसको ट्रांजिटिव कन्वर्ट करने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाया था, किसका किसका करेक्ट हुआ? गोस्वामी का करेक्ट हुआ। चलो इधर भी काफी लोग का हुआ, अच्छा है। इसका नहीं हुआ था, अभी समझ में आया? पक्का नहीं समझा? हम लोग क्या कर रहे हैं ना, खुद से पेयर्स बना रहे हैं। खुद से पेयर बोलने का मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके लिए जो
एलिमेंट मिसिंग है वो ऐड कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ट्रांजिटिव होने के लिए मुझे ए और सी का कॉम्बिनेशन ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। बट अगर इस पूरे सिस्टम में एक्स्ट्रा सी कॉमा डी था तो अब इनका लिए भी तो सेम प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, तो ए कॉमा डी भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, वही काम किया। बातचीत नहीं करो, इनको मैं नाम देता हूं 1 2 3। ओके, तो 1 और 2 का यूज करके मैं देख रहा हूं ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तो 1 और 2 की वजह से मुझे एक और पेयर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर ट्रांजिटिव। ए बी, ये बी पे एंड हो रहा है और ये बी पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों का बीच वाला पार्ट है ना, इसको गायब कर देना है, यही कंडीशन है। दोनों का कॉमन टर्म है तो उसको डिलीट करके जो टर्म्स बचेंगे उनका पेयर, तो इन दोनों को डिलीट करके क्या बचेगा, ए सी। तो ये ए कॉमा सी हमने खुद से लिखा, तो ये ए कॉमा सी अभी लिख दिया हमने। लेट्स, इसका नंबर 3 था और ये मैंने 4 दिया। अब फिर से कोई ऐसा पेयर आ रहा है क्या कि एक एंड हो रहा है जिस नंबर पे, उसी नंबर पे या उसी टर्म पे कोई और पेयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये बी पे एंड हो रहा था और ये बी पे स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहां पे अभी ये लिखे नहीं है, मान लो मेरे पास इधर भी कहानी है, तो इनमें ये एंड ए पे एंड हो रहा है और ये फोर्थ वाला ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका पेयर चाहिए ना, क्या आएगा, डी कॉमा सी। ये दिखाई दिया, ए और ए सेम था, ए को डिलीट करूंगा तो डीसी बचेगा, सो डीसी शुड बी देयर। तो ये मिल गया डीसी, यहां तक की चीजें आ गई। फिर से चेक करना पड़ेगा क्या सेम प्रॉपर्टी आ रही है कि एक का लास्ट नंबर और एक का फर्स्ट नंबर सेम है। हाँ, तो फिर से कुछ दिख रहा है आपको, तो उसके लिए हमने क्या किया, एवरी एलिमेंट्स के पास गए और कौन से पॉसिबल है वो चीजें देखी फुल डिटेल में। रैंडमली जाएंगे तो गलती होने के चांसेस है ना, तो हम लोग फुल प्रोसेस में गए। फुल प्रोसेस में कैसे, फर्स्ट एलिमेंट से देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का बी अगर एंड एलिमेंट है तो आपको आगे से ढूंढना पड़ेगा बी कहां कहां पे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है। तो ओनली 1 के लिए 2 वाला पेयर आ रहा था जब बी स्टार्टिंग है, तो बट उनसे जो पेयर बनेगा ए कॉमा सी फोर्थ नंबर का आ चुका है ना, ठीक है। तो इससे कोई और पेयर बनने वाला है क्या, नहीं, कोई लेना देना नहीं इसको अभी किसी चीज से। सेकंड वाले के पास चले, सी वाला एंड किधर हो रहा है, मतलब सॉरी सेकंड पेयर किस पे एंड हो रहा है, सी पे। तो उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको किस टाइप के पेयर से रिक्वायर्ड है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 एंड हो रहा है सी पे, और कोई भी पेयर स्टार्ट हो रहा है क्या सी से, कोई भी पेयर स्टार्ट हो रहा है सी से, नहीं। तो क्या ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी उसके ऊपर चेक करने का रिक्वायरमेंट है, अब नहीं। समझ में आई बात। फिर अगले पेयर के पास गए, थर्ड वाला इज एंडिंग एट ए, तो किसके साथ पेयर बनाएगा, ए से स्टार्ट होने वाले। तो थर्ड में ए से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट होने वाले 2 पेयर से, कौन कौन से, 1 और 4 ना। तो 1 के साथ भी चेक करना पड़ेगा और 4th के साथ भी चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड और 1 की वजह से क्या आ रहा है, तो थर्ड वाला इस डी कॉमा ए था और 1 इज ए कॉमा बी, तो ये दोनों बीच के डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, डी कॉमा बी। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डी कॉमा बी अभी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया मान लो, ठीक है। अभी तक ये लिखा था ना, अब डी कॉमा बी भी लिख दिया, ये भी डन हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन अब फिर से चेक करना पड़ेगा ना, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये बी पे एंड हो रहा है, तो कहीं कोई और तो नहीं आ गया एक्स्ट्रा। खैर नहीं आया, अपने को यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। जैसे इसमें बी से एंड होने वाला था तो कोई बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट अब नहीं आया एक्स्ट्रा। इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया ना। ये सी पे एंड हो रहा है, सी से स्टार्ट होने वाला कोई और है ही नहीं। अच्छा, एक और था, लेकिन कौन सा, 3 1 और 3 4 ना। तो 3 1 से क्या आ रहा था, डी कॉमा ए कॉमा बी से डी कॉमा बी आया। हाँ, ये लिखा है मैंने। 3 वाला वाज एंडिंग एट ए और फर्स्ट वाला वाज स्टार्टिंग एट ए।
तो डी कॉमा ए, एक और है स्टार्ट करने वाला, फोर्थ वाला ना, 3 के साथ 1 और 4 दोनों चलेंगे ना, फोर्थ वाला भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों का पेयर डी कॉमा बी, इन दोनों का पेयर क्या आएगा, पर डी कॉमा से ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऐड करने का फिर से रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, और कोई पेयर बचा क्या, नहीं। तो ये सी से एंड हो रहा है, सी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, इधर ये सी वाले को छोड़ दो। फिर बचा बी, तो ये बी पे एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से है, बी कॉमा सी है बस। तो इन दोनों का पेयर क्या बनेगा, बट डी कॉमा सी तो ऑलरेडी है, तो और कोई पेयर ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ समझा, ऑलमोस्ट पक्का है। इधर से एक आध क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा, ऐसा ही आता है, उल्टा सीधा कंफ्यूजिंग। सपोज ये मैंने सेट लिया 1,5,6,2,3 हाँ 3 बाद में दिया ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ ये पहला 1,5 5,6 तो 1,6 आ गया, तो ये ट्रांजिटिव है, सही है। 1,5 5,6 है तो 1,6 भी है, हाँ सही बात है। दूसरे में मैंने 3,2 ऐसे ही डाले, हाँ चलेगा वो, उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो बाद में ही आ रहा है। नहीं खैर इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, इधर तो ऑर्डर से ये 3,2 पे ही एंड हो रहा है और कोई स्टार्ट होने वाला 2 से नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर और दूसरा हाँ और सेम क्वेश्चन हाँ, ये और वो सेम, इधर में आप ए बी सी डी लिखो, ए डी बी सी लिखो, ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं है, वो सब सेम है। ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ऑर्डर का इफेक्ट ओनली यहां पर है। ये इज नॉट इक्वल टू 1,2 बट तो इधर कर्ली ब्रैकेट्स में ऑर्डर का इफेक्ट नहीं है, ऑर्डर का इफेक्ट है राउंड ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये यहाँ पे वो पेयर बन रहा है, यहाँ पे वो एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप ऑफ कलेक्शंस, ग्रुप में कहीं भी अरेंज करो तो ये दोनों चीजें सेम, इसलिए तुम वैसा लिखो तब भी सेम ही कहानी है। ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करनी है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेट होगा। इससे कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, और अगर मतलब ओरिजिनल सेट कोई भी हो और मुझे रिलेशन का सेट दिया है तो वो ओरिजिनल सेट से फर्क बस नहीं एक कंडीशन हो सकती है ना, लेट्स यहाँ पे हाँ, लेकिन अगर 6 आ ही रहा तो हाँ इंडिपेंडेंट है, बस ऊपर वाले से कोई काम नहीं है। वो जस्ट इसलिए लिखना पड़ता है कि वो चीज डिफाइंड तो हो। अगर मान लो मैंने बोला होता कि दैट कैपिटल इज ओनली ABC, तो नीचे वाले सेट में D आ ही नहीं सकता, बट अगर वो D आ नहीं सकता तो पहले से गिवन भी नहीं होगा, तो जो गिवन रहेगा वो सब कुछ होगा, कैपिटल ए का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी के कुछ डाउट्स मैं बता रहा हूं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, तो आपको इतनी बातें करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम लोग कितने गधे हो, ठीक है। तो इतनी बातें नहीं करो। अगला डेफिनेशन लिखो, मैं तुम लोग का सिलेबस अगले 2 महीने में खत्म कर सकता हूं, पूरा 12th का भी पूरा पूरा। इवन किशन सर को बोल दूंगा सर आप मत पढ़ाओ, पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा 2 महीने में, हो सकता है। अगर तुम लोग इतनी बातें करते रहोगे तो ऐसा ही हो सकता है, किया भी है मैंने, ठीक है। लास्ट 23 का बैच था एक, 4 महीने में दोनों साल का सिलेबस खत्म किया था। लिखो अभी इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENCE, हाँ ऐसा ही स्पेलिंग है, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on a set A, a relation R on a set A is called equivalence relation if
it is reflexive, comma it is symmetric, comma it is transitive. सब कुछ है. आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं, रिफ्लेक्सिव, identity matrix is also a equivalence relation, but only equivalence relation is not an identity relation ना. हाँ, एक एग्जांपल हुआ, वो एक फिक्स नंबर, एक फिक्स चीज हुई ना, वो तो हम जनरल बातें कर रहे हैं. हाँ, वो एक केस आ गया, ठीक है, वो भी आएगा. इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव भी हो. समझ में आती कहानी? मतलब ऊपर के तीनों सेट्स हो. अगला डेफिनेशन लिखो. एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं ना, सबका अलग अलग लिखा अपन ने, तीनों चीजें एक साथ चेक करने पड़ेंगे. एक दो ही, एक ही है. इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. अच्छा, एंटी सिमेट्रिक लिखना भूल गए क्या? मैं लिख लेंगे अभी. चलो, अभी क्या हेडिंग डाला? इनवर्स ऑफ रिलेशन. Inverse of a relation. If a relation R is defined on set A, if a relation R is defined on a set A, if a relation R is defined on a set A such that R is A comma B for all A B belongs to capital A. नहीं, A comma A नहीं, थोड़ा सा उल्टा बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से रहेगा. If a relation R is defined on set A to B, defined as A to B कर देना, मतलब R is defined A to B, थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा इसके लिए. If a relation R is defined from A to B, that is R is equal to क्या जाएगा? A comma B such that all A belongs to capital A and all B belongs to capital B ना. A to B बोला है मैंने. थ्योरी में जो लिखा है उसको थोड़ा सा करेक्ट किया ना, सबने किया ना करेक्ट. हाँ, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B such that A comma B, A belongs to capital A and B belongs to capital B. Then its inverse is defined as R inverse, ऐसा लिखा जाता है R के पावर में -1. Then its inverse is defined as R inverse. अभी रीड इसको मैं R inverse करूंगा, लिखने का तरीका R का पावर -1. Then R inverse is defined as B comma A for all B belongs to capital B and for all A belongs to capital. No. R inverse is defined as B comma A such that A comma B belongs to R. It will be B comma A such that A comma B belongs to R. पहले जो लिखा था उसमें गलत क्या था? मैंने डायरेक्ट कैपिटल ए कैपिटल बी लिख दिया ना, लेकिन इसका इनवर्स का कैपिटल ए कैपिटल बी से लेना देना नहीं है. ओनली यहां पे जो आर लिखा है उसी को रिवर्स करना है, कंफर्म है. जैसे मेरे पास अगर मान लो ए ले लिया मैंने 1, 2, 3, लेट बी ले लिया मैंने PQR, तो एक सेट बता सकते हो आप, कोई सा भी एक आर रिलेशन बताओ 3 एलिमेंट का. 1, P और चलो 1, Q
और क्या ले सकता हूं मैं 2 आर ले लिया. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं. इसका डोमेन और रेंज समझ में आता है ना. सो व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ आर? गोस्वामी बताओ बेटा, कोडोमेन ऑफ आर. ए इनवर्स का ए रहेगा, बी रहेगा ना. आर का बी रहेगा ना. ए टू बी है वो. हाँ, ए तो आर ए टू बी, सॉरी आर तो ए टू बी है ना. तो अब आर इनवर्स क्या आएगा? इन ऑल पेयर्स को रिवर्स कर दो. 1 पी का इनवर्स क्या आएगा? इसका तो बेसिकली इसका जो डोमेन था, ये डोमेन ऑफ आर क्या था? 1, 2. रेंज ऑफ आर रेंज ऑफ आर क्या है? पी एंड क्यू एंड आर ऑल ना. अच्छा, इनवर्स का रेंज डोमेन बता सकते हो? हाँ, डोमेन ऑफ आर इनवर्स पी कॉमा क्यू कॉमा, कोई कंफ्यूजन नहीं. और रेंज ऑफ आर इनवर्स, अच्छा 2, 1 लिखो, 1, 2 लिखो, सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा ना. कर्ली ब्रैकेट वाली कहानी, सेट्स का नोटेशन पहले लेक्चर में पढ़ा था. इट्स करेक्शन ऑफ डेटा ना, कलेक्ट करके ग्रुपिंग कर रहे हैं. ऐसे होता है ना, 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें पहला कौन दूसरा कौन ऐसा नहीं होता है. हाँ, पेयर बनाया तब बातें अलग थी. ठीक है, यहां पे ग्रुपिंग की कहानी है, तो ग्रुपिंग में कोई भी चलेगा आगे पीछे. तो 2, 1, 1, 2 सब एक ही होता है. मैं जानबूझ के 2, 1 लिख रहा हूं. हाँ, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इज 2, 1. तो कुछ करेक्शन दिखाई दे रहा है क्या रेंज और डोमेन में? नहीं दिखाई दे रहा? अब दिख रहा है गधो. हाँ, डी आर एस डोमेन ऑफ आर कितना था? रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना आया? सेम है ना. रेंज ऑफ आर क्या था? तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज, तो एक्चुअली डोमेन ऑफ आर इनवर्स विल बी रेंज ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर इनवर्स विल बी डोमेन ऑफ आर. तो इनवर्स फंक्शन के टाइम पे डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. ये फ्यूचर वाले टॉपिक्स में और हम लोग याद करेंगे 2-4 बार. फिर से बोलो. नहीं, कोडोमेन बचा ही नहीं इनवर्स के लिए. सेंसलेस हो गया अभी, बिकॉज वो तो इनवर्स तो ऊपर वाले फंक्शन से ही आया ना. कोडोमेन तो हम लोग तब बातें कर रहे थे जब यहां से डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे थे. हाँ, तो अब तो नहीं है ही नहीं, मतलब सेंसलेस हो गया वो कहानी. कोडोमेन क्या था? द पॉसिबल आउटपुट्स ना. तो पॉसिबल आउटपुट्स यहां से थे, बट इधर के लिए तो कहानी यही है कि बस इसको बदलना है. तो कुछ नया कंस्ट्रक्शन आपने खुद से नया पेयर नहीं बनाना है. जो बेस्ट पेयर थे उनको ही रिवर्स करना है. तो अब वो कोडोमेन इनवर्स के लिए डिफाइन करना का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए किया ही नहीं गया. हाँ, अलग से ए और बी उसके लिए देने की जरूरत नहीं है. वो आर्क से ही आ रहा है. करेक्ट. हाँ, उसका अलग से ऐसा कुछ नहीं है. अगर लिख दिया उस फॉर्म में ए टू बी, तो लास्ट वाला सेट इज द कोडोमेन. अगर मान लो गलती से यहां पे पूछ ही लिया, चलो इसी फॉर्म में लिख दिया, तो यस, कोडोमेन इज द रेंज ऑफ आर. नहीं, कोडोमेन इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स ही होगा, बिकॉज यहां पे कोई और है ही नहीं. पता है कंफर्म यही आना है. ना इससे ज्यादा आएगा ना इससे कम आएगा. अगर उस फॉर्म में लिखा तो सेकंड सेट इज द कोडोमेन. ए टू बी लिखते हैं ना, तो अगर आपने बी टू ए लिखा तो ठीक है, ए इज द कोडोमेन. जैसे क्या लग रहा है?
एंटी सिमेट्रिक का क्या होगा? जो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर ए कॉमा बी अवेलेबल है तो बी कॉमा ए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बट उसके लिए तो नॉट अ सिमेट्रिक वर्ड ही काफी था, फिर एंटी क्यों लेके आए? नहीं, और एक चीज ऐड कर दी, ए कॉमा ए है तो चलेगा, ए कॉमा बी है देन बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। तो एंट्री सिमेट्रिक में अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए कॉमा ए तो ये भी उल्टा तो एक दूसरे के सेम ही हो रहा है ना, और फिर कहीं पे लिखा है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो सिमेट्रिक के लिए ये प्रॉपर्टी थी। बट ये भी चलेगा ना सिमेट्रिक में, ए कॉमा ए का उल्टा भी ए कॉमा ए ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है, करेक्ट। अब ऑब्वियसली अगर ए कॉमा बी आ गया फिर बी कॉमा सी आ गया तो ऑब्वियसली ये तो एंटी सिमेट्रिक हो गया ना। बट अगर इसमें ए कॉमा ए आ भी गया तब भी ये एंटी सिमेट्रिक है। इन शॉर्ट, अगर ये सिमेट्रिक वाला दैट इज ये पेयर आ रहा है जहां पे दोनों चीजें सेम है तो वो एंटी सिमेट्रिक में काउंट होगा। बट अगर ये दोनों वैल्यूज ए और ए नहीं है तो फिर ये पेयर सिमेट्रिक वाला नहीं होना चाहिए। और अच्छे से अगर मैं लिखूं, सो इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बोथ आर अवेलेबल, या ए कॉमा बी नहीं, एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स बोथ आर अवेलेबल इन अ सेट, देन x should equal to y, then it is called antisymmetric. If x comma y and y comma x both are available in a set, both are available in a relation, then if x is equal to y then it is called antisymmetric. मीन्स अगर ये पेयर अवेलेबल है तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर में ए कॉमा ए, ये पेयर का उल्टा भी अवेलेबल है ना, ए कॉमा ए वाला पार्ट तो सिमेट्रिक होता है, बट ओनली ए कॉमा ए ही है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए वाला चीज नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। ओके हाँ, अगर ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी आ गया तो एंटी सिमेट्रिक है इसमें ना। ये तो है ना एंटी सिमेट्रिक इसमें। कुछ समझ नहीं आ रहा ना? तो अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेट्स आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, such that x belongs to capital A, y belongs to the capital B, ऐसा कुछ भी होगा जो भी होगा, तो अलग अलग पेयर्स होंगे। सो अब यहां पे जैसे मान लो मैंने लिखा, अच्छा लिखने में तरीके में कभी x का वैल्यू एक बार a आएगा, ये ऐसा होगा ना, x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड सो ऑन, पेयर्स बनेंगे बहुत सारे। तो इफ x1, y1 का उल्टा कौन होगा इसका? y1, x1। तो अगर y1, x1 और x1, y2 सेम हो गए और सारे पेयर्स के लिए अगर ऐसा हो गया तो सिमेट्रिक बोलते हैं ना उसको। एक का उल्टा करने पे सेम आ जाए तो सिमेट्रिक बोलते हैं। अब यहां पे ये सेम अगर आ रहे हैं तो ये दोनों भी इक्वली होने चाहिए थे। या और अच्छे नंबर्स में बताता हूं, 1 2 3 है, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्यों नहीं है? 3, 1 का उल्टा पेयर अवेलेबल नहीं है। 1, 1 का रिवर्स वाला कौन सा? वो है 1, 2 का रिवर्स, 2, 1 का रिवर्स वो भी है, 3, 1 का रिवर्स नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो 3, 1 का अगर मैंने ऐड कर दिया 1, 3, सो इट इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक ना? ओके, नाउ 1, 2, 3, 1, इट इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक ना? इसको एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं।
एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। बट एक और कंडीशन है एंटी सिमेट्रिक में, कौन सी वाली? अगर जस्ट ऐसा लिखा 1,1, ओके, फिर 1,2 और 3,1, तो 3,1 का रिवर्स वाला पेयर है क्या? नहीं। 1,2 का नहीं, 1,1 का है, इटसेल्फ ही ना। तो अगर जस्ट ऐसा हो रहा है कि उस पेयर का रिवर्स भी वो सेम पेयर ही आ रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक, ये चलेगा। अगर हो रहा है ऐसा कि एक पेयर का रिवर्स पेयर भी अवेलेबल है, तो वो ओनली ये वाला हो सकता है, इधर वाला 1,2 का 2,1 नहीं हो सकता। तो ये दोनों चलेंगे। अगर 1,1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2,2 है, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा? एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों हो गया। हाँ बोलो। फर्स्ट वाले में 3,1 तक है, यस। नहीं, नाइदर सिमेट्रिक नाइदर एंटी सिमेट्रिक। हाँ, बिकॉज 1,2 2,1 आ गया। जब अगर, हाँ ये बढ़िया था, अगर ऐसा कुछ है तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि 3,1 का पेयर नहीं है। बट ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज 1,2 का उल्टा 2,1 आ गया। तो एक भी पेयर ऐसा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो दिस फंक्शन इज नॉट अ सिमेट्रिक और नॉट ये एंटी सिमेट्रिक। समझ में आया कुछ? पक्का? लिख लो, डेफिनेशन लिखोगे? क्या ही लिखोगे? अब नोटेशंस में लिखा होगा तो वैसे ही गाली मारोगे, पर लिख लो। A relation R is called antisymmetric a relation R is called antisymmetric if A comma B and B comma A comma A and B comma A both are available in R only for A equal to B. A comma B and B comma A both are available but only for A equal to B. और उसके कंडीशन पहले भी इफ था, इफ A comma B and B comma A अवेलेबल है देन, नहीं है तो ठीक है। कोई कंफ्यूजन? हाँ या एक मिनट रुको, मैंने गलत लिखवाया क्या? ये जो ऊपर वाला लिखा है 1,1 1,2 2,1 उसको भी एंटी सिमेट्रिक काउंट करेंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ। वन कॉमा टू 2,2 तो 1,2 भी आ रहा है ना। 1,2 is in R but 2,1 is not in R. 2,3 is in R but 3,2 is not in R. This is antisymmetry. If you added 2,1 R would become 1,1. R is not antisymmetry because 1,2 both are in R. ट्रांजिस्टिव ना 1,2 नहीं सही लिखाया, सब सही बनाया।
चलो सब सही पढ़ा है। हाँ बोलो, कोई तो डाउट पूछ रहा था? ओनली फॉर इक्वल टू बी मतलब देखो ये पेयर तो इसका रिवर्स बन रहा है ना, बट ये सिर्फ किसके लिए हो सकता है, जब 1,1 हो या फिर 1,1 के साथ 2,2 भी चलेगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है ए और बी, तब इसका रिवर्स अवेलेबल होगा, तब भी ये एंटीसिमेट्रिक है। बट अगर ये पेयर आ गया 1,2 और 2,1, तो ये भी एक दूसरे का पेयर आ रहा है ना, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिमेट्रिक हुआ क्या, एंटीसिमेट्रिक हुआ क्या? ये नहीं, ये वाला एंटीसिमेट्रिक है, यस है ना। अदर देन 1,1 किसी और पेयर का कॉन्जुगेट या रिवर्स पॉइंट रिवर्स पेयर अवेलेबल है क्या? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक। कोई कंफ्यूजन? टाइम बचा है क्या? थ्योरी के नाम पे टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। कुछ बोलना था? रिवाइज कर लेना एक बार और अच्छे से नोट्स, और सेट्स एंड रिलेशन वाला सेक्शन सॉल्व कर लेना मॉड्यूल से। अभी तो बेटा लेक्चर है, डाउट सेशन में मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीक में, सैटरडे को। सैटरडे को नहीं है, ट्यूसडे।